फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। इससे पहले का हम पढ़ चुके हैं, सो हम यहाँ से पढ़ेंगे। सो फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द आइडिया केम विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789। ये हम पहले लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं कि 1789 में जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था उससे ही नेशनलिज्म स्टार्ट होने लगा था और बाकी सब लोग जो कंट्रीज़ के लोग थे वो उससे इंस्पायर्ड थे। So France, as you would remember, was a full-fledgedly territorial state in 1789 under the rule of an absolute monarch. उससे पहले कैसा था? 1789 से पहले कैसा था? एक monarch के अंडर था। The political and constitutional change that came in the wake of the French Revolution led to the transfer of sovereignty from the monarchy to a body of French citizens. उसके बाद क्या हुआ? Political and constitutional changes आए और फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वजह से जो मोनार्की थी, जो एक राजा का शासन था, उससे वो किस में चेंज हो गया? एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, जिसमें कि जो सिटीजन्स थे, फ्रेंच सिटीजन्स थे, अब उनको राइट्स मिलने लगे। सो द रिवॉल्यूशन प्रोक्लेम दैट रिवॉल्यूशन से क्या हुआ? इट वॉज द पीपल हु वुड हैंड्स फोर्थ कॉन्स्टिट्यूट द नेशन एंड शेप इट्स डेस्टिनी। तो कौन उस नेशन के कॉन्स्टिट्यूशन के रिस्पॉन्सिबल था? लोग। क्योंकि ऐसे ही बोला जाता है, जो डेमोक्रेसी होती है कि लोगों द्वारा लोगों के लिए, तो वही उन्होंने ही सब कुछ चेंजेस लेकर आए और उसी की वजह से उनकी जो डेस्टिनी है उस वो चेंज हुई। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग द फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज इंट्रोड्यूस्ड वेरियस मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस दैट कुड क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग्स द फ्रेंच पीपल। तो स्टार्टिंग से क्या था? फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज जितने भी लोग थे जो फ्रेंच रिवोल्यूशन में थे, उन्होंने क्या किया? ऐसे कुछ प्रैक्टिसेस करी, मेजर्स किए, जिससे क्या किया जा सके? क्रिएट किया जा सके एक सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग फ्रेंच पीपल। कलेक्टिव आइडेंटिटी मतलब कि जितने भी लोग हैं उस कंट्री के, उनकी एक ही आइडेंटिटी है। एक आइडेंटिटी मतलब वो एक ही कंट्री के लोग हैं, जैसे कि जो फ्रेंच के लोग हैं। तो कलेक्टिव आइडेंटिटी हुई कि वो फ्रेंच के लोग हैं, ये कॉमन आइडेंटिटी हुई उनके लिए। एंड द आइडिया ऑफ ला पैटायर, लॉ पैट्री, द फादरलैंड एंड ले सिटोयन द सिटीजन एम्फेसाइज द नोशन ऑफ अ यूनाइटेड कम्युनिटी इंजॉइंग इक्वल राइट्स अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे हम इंडिया में बोलते हैं अपनी मदरलैंड इंडिया को, इसी तरह से वो बोलते थे फादरलैंड। उसी का ये फ्रेंच वर्जन है, ला पैट्री, ठीक है। और सिटीजन्स के लिए वर्ड यूज़ किया गया ले सिटोयन। अगर मैं प्रोनाउंसिएशन गलत कर रही हूँ तो वो कोई नहीं, आप स्पेलिंग देख लेना। सो अ न्यू फ्रेंच फ्लैग, अब उन्होंने अपना फ्रेंच फ्लैग बनाया, ट्राई कलर था, वॉज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मल रॉयल स्टैंडर्ड। जो पहले का फ्लैग था वो उन्होंने चेंज कर दिया, अब उन्होंने ट्राई कलर फ्लैग अपना न्यू बनाया। ए स्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स एंड रीनेम्ड द नेशनल असेंबली। अब वहाँ पे जो इलेक्शंस हुए उसमें कौन इलेक्ट हुआ? स्टेट जनरल इलेक्ट हुए और उन्होंने उसका नाम रख दिया नेशनल असेंबली। न्यू हाइम मतलब जो ओथ होती है, जो हम जैसे प्रेयर होती है वैसे ही थी, वहाँ पर वो कंपोज की गई, ओथ लिया गया। एंड मार्टर्स कमेमोरेटेड ऑल इन द नेम ऑफ द नेशन। जितने भी वहाँ पे रिवोल्यूशनरीज थे या फिर जिनकी डेथ हो गई थी, उन सबको भी वहाँ पर रिस्पेक्ट दिया गया उनको। और न्यू हाइम कंपोज की गई, न्यू ओथ बनाई गई और वो सब वहाँ पर बोला गया। द सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वॉज पुट इन प्लेस। अब पहले जैसे कि पूरी कंट्री का एक सेंट्रल सिस्टम होता है, तो वहाँ पर वो सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन बनाया गया। एंड इट फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल सिटीजन्स विद इन इट्स टेरिटरी। जितने भी फ्रेंच के लोग हैं सबके लिए एक ही लॉ बनाया गया, यूनिफॉर्म लॉज। ऐसे नहीं कि किसी के लिए अलग, किसी के लिए अलग, सबके लिए एक लॉ बनाया गया। इंटरनल कस्टम्स ड्यूटीज़ एंड ड्यूज़ वर एबॉलिश्ड। जितने भी ये अलग अलग चार्ज लगाया करते थे लोगों के ऊपर, वो हटा दिए गए। एंड अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर वॉज अडॉप्टेड। सब लोगों के लिए एक ही जितने भी मेजर्स थे, जो टैक्स लिया जाता था, वो सबके लिए सेम बनाया गया। रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज्ड एंड फ्रेंच एज इट वॉज स्पोकन एंड रिटन इन पेरिस बिकेम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। जैसे हमारी कंट्री में बहुत सारी लैंग्वेजेज हैं, लेकिन फिर भी एक जो है नेशनल लैंग्वेज मानी जाती है, इसी तरह से वहाँ पर भी बहुत सारे थे रीजनल, लेकिन उसको हटा दिया गया। अब से फ्रेंच को वहाँ पर एक कॉमन लैंग्वेज बना दिया गया पूरी कंट्री का।
The revolutionaries further declared that it was the mission and the destiny of the French nation to liberate the people of Europe from despotism, in other words to help other people of Europe to become nations. तो जो रिवोल्यूशनरीज थे उन्होंने आगे क्या डिक्लेयर किया कि ये तो मिशन स्टार्ट हुआ है अभी फ्रेंच से, अभी ये पूरे यूरोप के लोगों के लिए जो है वो आप कह सकते हो कि एक मोटिवेशन है कि वो भी लिबरेट हो जाए, बाकी सब यूरोप के लोग भी। तो ये उन सब के लिए एक इस तरह से एस्पायरेशन थी कि वो भी यूरोप के बाकी सब कंट्रीज़ के बाकी जब सब कंट्रीज़ हैं यूरोप की वो भी फ्री हो जाएं और वो भी एक नेशन अपनी अलग अलग कंट्री बन जाएं। व्हेन द न्यूज़ ऑफ द इवेंट्स इन फ्रांस रीच द डिफरेंट सिटीज़ ऑफ यूरोप, जब फ्रांस की जो ये फ्रीडम की न्यूज़ है वो बाकी सब यूरोप की कंट्रीज सिटीज़ में गई, तो जो स्टूडेंट्स और अदर मेंबर्स थे एजुकेटेड मिडिल क्लास, उन्होंने क्या बनाया, उन्होंने बनाना शुरू किया जैकोबिन क्लब्स। उनसे इंस्पायर होकर जैकोबिन क्लब्स बनाने शुरू किए और जो उनकी एक्टिविटीज़ कैंपेन थे उन्होंने क्या प्रिपेयर किया, प्रिपेयर द वे फॉर फ्रेंच आर्मीज विच मूव्ड इनटू हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड एंड मच ऑफ द इटली इन 1790s। तो जो उनकी एक्टिविटीज़ थी, कैंपेन्स थे, उन्होंने फ्रेंच की आर्मी को कहाँ पर रास्ता दिखाया जाने का, हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड, इटली। विद द आउटब्रेक ऑफ revolutionary wars, the French armies began to carry the idea of nationalism abroad। तो उनका जो ये नेशनलिज्म का आइडिया था वो अब धीरे धीरे बाकी सब कंट्रीज़ में जाने लगा है, अब्रॉड मतलब और बाकी कंट्रीज़ में जाने लगा। ऐसे यहाँ पर जो एक पिक दिखाई गई है ना, ये आप पहले लास्ट क्लास में जो पढ़ चुके हो 9th क्लास में, वही है। अब मतलब कि आपने उस टाइम पे तो पढ़ा था कि फ्रेंच बेस्टाइल था ना जिसको गिराया गया था, तो वो पिक्चर उन्होंने एक एल्मेनेक पे, मतलब जैसे एक कोई ऑफिशियल डायरी होती है उसके ऊपर वो ड्राइंग की हुई है, ठीक है। ये आपको मैप दिखाया गया है जो हम एंड में करेंगे, और ये है यूरोप आफ्टर द कांग्रेस ऑफ वियना 1815, ठीक है। So within the wide swath of territory that came under his control, Napoleon set about introducing many of the reforms that he had already introduced in France. Through a return to monarchy, Napoleon had no doubt destroyed democracy in France, but in the administrative field he had incorporated revolutionary principles in order to make the whole system more rational and efficient. The Civil Code of 1804, usually known as the Napoleonic Code, did away with all privilege based on birth, established equality before the law, and secured the right to property. This code was exported to the regions under French control. And in the Dutch Republic, in Switzerland, in Italy, Germany, Napoleon simplified administrative divisions, abolished the feudal system, and freed peasants from serfdom and manorial dues. In the town too, guild restrictions were removed. Transport and communication systems were removed. Peasants, artisans, workers, and new businessmen enjoyed a newfound freedom. Businessmen and small-scale producers of goods in particular began to realize that uniform laws, standardized weights and measure, and a common national currency would facilitate the movement and exchange of goods and capital from one region to another। तो यहाँ पर हम शॉर्ट में देखते हैं कि क्या बोला गया है। पहले किसके कंट्रोल में थी? नेपोलियन, ठीक है। तो मोनार्की से क्या हुआ, उन्होंने सब कुछ डेमोक्रेसी डिस्ट्रॉय कर दी, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड थी, जो वहाँ पर ऑफिशियल काम हुआ करते थे, वहाँ पर रिवोल्यूशनरी ही हैड इनकॉर्पोरेटेड रिवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स, तो क्या करने के लिए, ताकि जो पूरा नेशन है वो रैशनल और एफिशिएंट हो जाए। एंड जो सिविल कोड था 1804 का, उसको बोला जाता था नेपोलियनिक कोड। उसने क्या किया, जितने भी प्रिविलेजेस मिले हुए थे बर्थ से वो सब हटा दिए, और सबको इक्वालिटी दे दी, राइट टू प्रॉपर्टी, सबका अधिकार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई
बर्थ से किसी को अपने फोर फादर से मिला हुआ है तो वो उसी का हो जाएगा। एंड जो ये कोड था उसने क्या किया, जितने भी फ्रेंच कंट्रोल थे एक्सपोर्टेड टू द रीजन अंडर, जो भी एक्सपोर्ट होता था वो सब अब फ्रेंच के कंट्रोल में आ गया। और जो डच रिपब्लिक है, इन द डच रिपब्लिक, स्विट्ज़रलैंड, इन इटली, जर्मनी, नेपोलियन ने क्या किया, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स थे वहाँ से क्या हटा दिया, फ्यूडल सिस्टम हटा दिया, जो पीजेंट्स थे उनको फ्री कर दिया, टाउन में भी रिस्ट्रिक्शंस हटा दी गई, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन सिस्टम इम्प्रूव किए गए ताकि वो अलग अलग जगह पे जहाँ पर पहले नहीं जा पाते थे ट्रांसपोर्ट वहाँ पे जा सकें। पीजेंट्स, आर्टिसंस, वर्कर्स, न्यू बिजनेसमैन, उन सब ने अपनी जो न्यू फ्रीडम थी उसको वो इन्जॉय करने लगे। बिजनेसमैन, स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स, जो भी अपना सामान छोटी स्केल पर बनाते थे, उन्होंने रियलाइज़ किया कि जो यूनिफॉर्म लॉज है जो कि सबके लिए सेम है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, नेशनल करेंसी जो है वो वुड फैसिलिटेट मूवमेंट एंड जो भी हम गुड्स, जो भी सामान एक जगह से दूसरी जगह एक्सचेंज कर रहे हैं वो उनके लिए ईजी हो गया है, बिकॉज एक ही करेंसी अब पूरे नेशन में चलेगी। हाउ एवर इन द एरियाज कंकर्ड, द रिएक्शंस ऑफ द लोकल पॉपुलेशंस टू फ्रेंच रूल वाज मिक्स्ड। बट जो बाकी कुछ एरियाज थे जो उन्होंने जीते थे, वहाँ पर जो लोकल पॉपुलेशन के जो रिएक्शन था फ्रेंच रूल के लिए वो मिक्स्ड था, मतलब किसी को पसंद आता था किसी को नहीं। इनिशियली इन मैनी प्लेसेस सच एज हॉलैंड एंड स्विट्ज़रलैंड एज वेल एज इन सर्टन सिटीज़ लाइक ब्रुसेल्स, मेंस, मिलन एंड वॉर्सो, फ्रेंच आर्मीज़ वर वेलकम्ड एज हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी। कुछ कंट्रीज़ में तो जो फ्रेंच की आर्मी थी उनको वेलकम किया गया, जैसे कि सब कंट्रीज़ के जो नाम लिखे हुए हैं, लेकिन initial enthusiasm soon turned into hostility as it became clear that the new administrative arrangements did not go hand in hand with political freedom. But कुछ टाइम बाद उनको लगा कि जो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव, जो उनके ऑफिशियल अरेंजमेंट्स हैं वो पॉलिटिकल फ्रीडम के साथ ना मैच नहीं कर रहे हैं, दोनों ही अपने अलग अलग ओपिनियंस रख रहे हैं। एंड इंक्रीज्ड टैक्सेशन बढ़ गया, सेंसरशिप मतलब रेगुलेशंस, फोर्स्ड conscription into French armies required to conquer the rest of Europe, all seem to outweigh the advantages of administrative changes. अब उन्होंने क्या किया, बाकी सब जो जगह थी वो आर्मीज़ उनको कनकर करने लगी, मतलब बाकी सब जगह पे जाकर उनको जीतने लगी, फ्रांस के बाहर। तो आगे बढ़ने से पहले हम ना पहले सारे को रिवाइज कर लेते हैं जो हमने अभी पढ़ा है, ठीक है। सो फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन में स्टार्टिंग में तो था कि उनको रिवॉल्यूशन किया, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ठीक है, उनकी बहुत सारी चीज़ें अच्छी होने लग गई। फिर उसके बाद क्या हुआ, आपको यहाँ पर ये दोनों चीज़ें आपको लर्न करनी है, जैसे फादरलैंड को क्या बोलते हैं, सिटीज़न को क्या बोलते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने करना है यहाँ पर जब नेपोलियन आया, ठीक है, यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर है क्योंकि ये आप पढ़ के आए हो पहले 9th क्लास में। और फिर उसके बाद यहाँ पर जो मैप है ये आपका जैसे फ्रांस है, ठीक है, फ्रांस में तो आपका एक नेशन बन गया, लेकिन अभी जो बाकी के यूरोप के थे वहाँ पर अभी नहीं बने ना। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है आपका एम्पायर, ऑटोमैन एम्पायर, अभी यहाँ पर राजा का शासन है इसलिए एम्पायर लिखा है। जहाँ जहाँ पर एम्पायर लिखा होगा ना, जैसे ऑस्ट्रियन एम्पायर, ये लिखा हुआ है ऑस्ट्रियन एम्पायर, यहाँ पर अभी राजा के शासन है, ठीक है ना। तो और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये पढ़ी थी हमने कि जो फ्रांस है उसमें जो आर्मी है वो जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगी, फ्रांस से निकल के जैसे जैसे वो आगे बढ़ती जाएगी आर्मी, वो पोर्शन अपने कंट्री में वो कवर करता जाएगा, ठीक है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है नेपोलियन का, जो आपको एक बार दोबारा पढ़ना है, ठीक है। नेपोलियन आया था जैसे 1799 में आया, फिर उसके बाद उन्होंने अपना चलाना शुरू किया, अपनी जैसे वो अपने ओपिनियंस रखना शुरू किए, बहुत सारी चीज़ें उसने अच्छी भी करी। लेकिन 1804 में यहाँ पे आपने पढ़ा था, 1804 में क्या किया,
सिविल कोड ऑफ 1804, उसे बोलते हैं नेपोलियनिक कोड। ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपको लर्न करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या किया उसने, क्या क्या प्रोविजंस रखे, वो आपने यहाँ पे जो जो पढ़े, क्या क्या किया उसने, जैसे कि एक्सपोर्टेड टू द रीजन्स अंडर फ्रेंच कंट्रोल, ये सब किया। डच रिपब्लिक इन स्विट्ज़रलैंड, इटली, जर्मनी, नेपोलियन सिंप्लीफाइड, इन सब कंट्रीज़ में उसने एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स बनाई, फ्यूडल सिस्टम ख़त्म कर दिया, पीजेंट्स को फ्री कर दिया, ठीक है। किससे फ्री कर दिया, जैसे ड्यूज़ उनके वो पैसे उनसे लेते थे, एक्स्ट्रा लेते थे, वो सब ख़त्म कर दिया। गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर दिया कि मतलब कोई सिर्फ एक ही बंदा यहाँ पर आकर काम कर सकता है, ऐसा नहीं है, कोई भी कर सकता है। ट्रांसपोर्ट ये सब इम्प्रूव कर दिए। पीजेंट्स, आर्टिसन वर्कर्स, इन सब को बेनिफिट हुआ, ठीक है। स्मॉल स्केल जो स्मॉल बिजनेस वालों को फ़ायदा हुआ। ये सब आपने लिखना है यहाँ पर, अगर पूछा जाता है कि 1804 के कोड ऑफ कंडक्ट में क्या था, ठीक है। नेपोलियनिक कोड में क्या था, सिविल कोड ऑफ 1804, ठीक है। फिर उसके बाद आपने पढ़ा कि जो फ्रेंच आर्मी थी वो अब बाकी सब कंट्रीज़ में जाने लगी। स्टार्टिंग में तो सब अच्छा चल रहा था, लेकिन बाद में लोगों को नेपोलियन से प्रॉब्लम होने लगी। अब उसके बाद हम यहाँ से पढ़ेंगे फिर द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे।